हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो जर्नल एंट्री होती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वो हमने समझा था। ठीक है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। और यही नहीं, आपकी जो बुक है उसी से रिलेटेड आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया था, उसको भी हमने समझा था। ठीक है, आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता क्या है। ठीक है, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड, उसके बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जर्नल एंट्री करते हैं वो समझेंगे। और फिर इसके बाद आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। तो देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स ड्यूरिंग रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा गाइस, एक चीज समझो, यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड का जो मतलब है गाइस, वो है सोल्ड। क्या है? सोल्ड करना, मतलब बेचना। ठीक है, देखो, जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो आप सभी को पता होगा बच्चे कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करती है, उसके पास जो भी असेट्स होती हैं उसका वो रियलाइजेशन करती है, मतलब उसको वो बेचती है। तो बेचने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है? किसी मार्केट में जाना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जहां फर्म है वहीं पे वो बिक जाएगी, नहीं। तो कभी कभी क्या करना होता है कि वो जो असेट है, वो जो प्रॉपर्टी होती है फर्म के पास, उसको मार्केट में ले जाकर के बेचना पड़ता है। तो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में ले जाएंगे, मान लो मार्केट दूर है, 20-30 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएंगे लेकर के, है ना। तो उसका जो भाड़ा आएगा वो भाड़ा हमको देना पड़ेगा। और जो इंसान हम अपॉइंट करेंगे, मान लो हम खुद नहीं कर रहे हैं वो काम, हम किसी को अपॉइंट कर देना कि जाइए आप ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको बेच करके आइए, तो वो भी कुछ पैसा लेगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना पड़ता है, जब हम अपनी असेट्स का रियलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसको जब बेचते हैं, तो उसको बेचने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं। और जो भी खर्चे किए जाते हैं उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी असेट को रियलाइज करने पर कितना हमने खर्च किया। तो वही बात यहाँ पे देखो लिखी है, कह रहा है कि सम टाइम ड्यूरिंग रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज सम एक्सपेंसेस माइट बी देवर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी जब हम असेट्स को रियलाइजेशन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं उस असेट्स को रियलाइज करने के लिए, उसको बेचने के लिए, तो वो खर्चा क्या कहलाता है गाइस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे देखो एक टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को आप ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर इस टेबल में एक वर्ड लिखा है बोर्न, और इधर देखो लिखा है पेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्न वर्ड का मतलब और पेड वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखो, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी स्कूल में पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाई करते हैं आपको स्कूल की हर महीने की ट्यूशन फीस देनी पड़ती है ना, हर बच्चे को देना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपने क्या किया, अपनी जो स्कूल की फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो आपने ले जाकर के स्कूल में पेड किया। ठीक है, पेड तो किया आपने, लेकिन एक बात बताओ, जो भी फीस आप पेड करते हो स्कूल में, उसका बर्डन, उस फीस का बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है? तो गाइस, आप सभी को पता है उसका जो बर्डन होता है वो पेरेंट्स के ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब जो बर्डन होता है उसका, उसको पेमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके पेरेंट्स की होती है। हाँ, पेमेंट आप जाकर के करते हैं स्कूल में, तो अगर बर्डन आपके पेरेंट्स के ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं बोर्न करना। ठीक है, या फिर इनकर्ड करना। ठीक है, और अगर आप उसको ले जाकर के स्कूल में पेड करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपने पेड किया। तो पेड करना एक अलग चीज है, और उसका बर्डन किसके ऊपर जा रहा वो एक अलग टर्म है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अगर आपकी फीस आप ले जाकर के पेमेंट करते हो, तो पेमेंट जरूर आप करते हैं, लेकिन उसका बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहा है? आपके पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो रियलाइजेशन का खर्चा होता है, जो रियलाइजेशन का खर्चा होता है, वो पेड तो कोई भी कर सकता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है वो खुद कर सकती है या पार्टनर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो रियलाइजेशन का खर्चा होता है वो बर्डन, उसका बर्डन किसके ऊपर आता है और पेड कौन करता है। मतलब क्या उसका बर्डन फर्म के ऊपर आता है?
और क्या फर्म ही उसका पेमेंट करती है या फिर उसका बर्डन पार्टनर के ऊपर आता है और क्या वो पार्टनर ही पेड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो आप इस टेबल को आप ध्यान से देखिए और समझिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आप सभी को पता है, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, उसमें हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम, भाई जो जर्नल एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम से की जाती है। सर ये डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो गाइस डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, जो कि आपको क्लास 11th में आपको पढ़ाया भी होगा, कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं यानी कि जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें मिनिमम दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना। एक एस्पेक्ट जिसको हम डेबिट बोलते हैं और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर बोर्न वर्ड आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि वो कौन सा एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट है। ठीक है, और कभी भी अगर आपको पेड वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना वो कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा है, क्रेडिट एस्पेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हो गए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो जब भी बोर्न वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और जब भी पेड वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, अगर मान लो वो जो रियलाइजेशन का खर्चा है उसका जो बर्डन है, उसको जो बोर्न है, ठीक है, वो फर्म के ऊपर आता है। मतलब रियलाइजेशन का जो खर्चा है उसको कौन बोर्न कर रहा, पार्टनरशिप फर्म कर रही है। तो इस केस में अगर देखो बोर्न, पहली बात तो बोर्न आ गया तो डेबिट एस्पेक्ट आएगा, है ना, मतलब आपको डेबिट करना है, लेकिन किसको डेबिट करना है, तो याद रखना किसको डेबिट करना है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो बर्डन है वो आ किसके ऊपर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ रहा है या फिर पार्टनर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो बर्डन है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ रहा है तो इस केस में हम डेबिट तो करेंगे, लेकिन किसको डेबिट करेंगे, हमेशा आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो उस रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो बर्डन है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आया तो आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया, और मान लो अगर पेड भी, उसका पेमेंट भी अगर पार्टनरशिप फर्म ही कर रही है तो फिर आपको क्या करना होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन किसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो टू कैश अकाउंट को या फिर टू बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। फिर से समझो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो बर्डन है, ठीक है, वो किसके ऊपर आ रहा है, फर्म के ऊपर आ रहा है, तो आप डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे हमेशा। और अगर उसका पेमेंट भी फर्म ही कर रही है तो आप फिर क्रेडिट किसको करोगे, कैश अकाउंट को या फिर बैंक अकाउंट को। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो जो रियलाइजेशन का खर्चा है उसका बर्डन, ठीक है, किसके ऊपर आ रहा, पार्टनर के ऊपर आ रहा, तो इस केस में आप रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे बल्कि आप किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मान लो उस रियलाइजेशन के खर्चे को पार्टनर पेड भी कर रहा है तो फिर क्रेडिट किसको करोगे, कैश अकाउंट को नहीं करोगे बल्कि किसको करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, यानी जो पार्टनर पेड कर रहा उसके नाम को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आइए इसी टेबल के थ्रू हम क्या करते हैं, चार केसेस बनाते हैं। ठीक है, और चारों केसेस में देखो किस तरीके से अलग अलग एंट्री आपकी होगी। देखो यहां पे पहला केस है जिसमें ये कह रहा कि एक्सपेंसेस बोर्न। अब यहां देखो बोर्न वर्ड आ गया, इसका मतलब डेबिट एस्पेक्ट आएगा। ठीक है, आपको डेबिट करना है, लेकिन बोर्न वर्ड आने के बाद फर्दर आपको ये चेक करना है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा है या जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको बोर्न कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म कर रही है या फिर पार्टनर कर रहा है। तो यहां देखो साफ साफ लिखा है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, यानी कि फर्म कर रही है। तो अगर फर्म कर रही है तो फिर डेबिट कौन होगा, देखो इस टेबल में मैंने बताया था कि अगर बोर्न कौन करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म करेगी, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, हमेशा रियलाइजेशन को। तो देखो यहाँ पे एंट्री में हमने किसको किया है, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, और आगे कह रहा कि एंड पेड बाय फर्म, और फर्म ही पेड कर रही है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म पेड कर रही है तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश अकाउंट को या फिर टू बैंक अकाउंट को। तो देखो यहाँ एंट्री में हमने क्या किया, टू कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो याद रखना अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का बर्डन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ रहा है, ठीक है, बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, और पेड भी पार्टनरशिप फर्म ही कर रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन साइलेंट होगा। साइलेंट होने का मतलब क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि जो रियलाइजेशन का खर्चा है उसका बर्डन किसके ऊपर आ रहा है और उसका पेमेंट कौन कर रहा है। ठीक है, तब भी आप पहला केस ही मानोगे। बात समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट का मतलब जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है उसका बर्डन कौन बियर कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है या पार्टनर कर रहा है,
पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है, पार्टनर कर रहा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर आप पहला ही केस मानोगे। मतलब आप ये मान के चलोगे कि जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो पार्टनरशिप फॉर्म बियर भी कर रही है और वही पार्टनरशिप फॉर्म उसका पेमेंट भी कर रही है, और आपको यही पहली वाली एंट्री करनी है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, ठीक है। चलो इसके बाद सेकंड केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म। अब देखो एक्सपेंसेस कौन बोर्न कर रहा है, फर्म, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर आगे कह रहा एंड पेड बाय पार्टनर। अब देखो इस बार पेड कौन कर रहा, पार्टनर, तो अगर पार्टनर पेड कर रहा तो क्या हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हम किसको करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके बाद थर्ड केस है, कह रहा कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनर बोर्न कर रहा तो क्या इस बार हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, नहीं, रियलाइजेशन को हम डेबिट तब करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म बोर्न करती है। तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पेड कौन कर रहा है, देखो यहाँ लिखा पेड बाय फर्म, तो अगर पेड फर्म कर रही है तो फिर क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट केस है फोर्थ केस, इसमें लिखा हुआ एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर ए, यानी जो पार्टनर ए है वो एक्सपेंस को बोर्न कर रहा है, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड पेड बाय पार्टनर बी, और उसको पेमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, बी के कैपिटल को। तो एंट्री हो जाएगी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको चारों केसेस की एंट्री समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो एक नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा कि इफ अ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन और फिक्स्ड कमीशन इज गिवन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क देन वन मोर एंट्री विल बी पास्ड। यानी जो डिसोल्यूशन का वर्क होता है, जो डिसोल्यूशन का काम होता है, अगर उसको मान लो कोई पार्टनर कर रहा है, ठीक है, और वो पार्टनर ही क्या कर रहा है, उस पार्टनर को कोई भी फिक्स रेम्यूनरेशन या कोई भी फिक्स कमीशन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। ठीक है, तो इस केस में आप एक एंट्री और करेंगे, और वो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और मान लो ये पार्टनर है। अब ये पार्टनर कह रहा कि देखो, पार्टनरशिप फर्म से कह रहा कि देखिए पार्टनरशिप फर्म आप टेंशन मत लीजिए, जो भी डिसोल्यूशन का वर्क है वो हम कर देंगे। ठीक है, कौन करेगा, हम करेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म कहती है ठीक है, अगर तुम सारा काम करोगे तो मैं आपको उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन या तो कुछ कमीशन मैं आपको पे करूंगी, जैसे मान लो 10,000 रुपए का मैं आपको पेमेंट करूंगी। ठीक है, पेमेंट किया नहीं जाएगा, मतलब एक तरीके से ड्यू होगा। तो फिर इसकी एंट्री आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि बर्डन किसके ऊपर आ रहा, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। लेकिन यहाँ पे टू बैंक या टू कैश नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा अभी, बल्कि ड्यू हो रहा है, यानी कि पार्टनर्स को देना है। तो जिस भी पार्टनर्स को देना होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या होता है, और उसकी जो डिफरेंट केसेस की जो एंट्री होती है वो समझ में आ गई होगी। आइए अब आपकी जो बुक है उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो इसमें कह रहा कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000। अब देखो गाइस, पहले पॉइंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस 8,000 हो रहा है, इसका बर्डन यानी इसको बियर कौन कर रहा है या फिर इसका पेमेंट कौन कर रहा है। तो मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि इसका जो बर्डन है, यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का बर्डन है, वो पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है और पेमेंट भी वही कर रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में आप जर्नल एंट्री करेंगे और पहली एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 8,000 एंड 8,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, तो जब फर्म ही बोर्न करे और फर्म ही पेड करे तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। ठीक है, पहला समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड है। सेकेंड करा कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। ठीक है, मतलब जो 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है उसका पेमेंट कौन कर रहा, पार्टनर कर रहा है, लेकिन बोर्न कौन कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो हम क्या मानेंगे, फर्म कर रही है। तो इसका मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखो सेकंड केस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा।
गाइस बहुत आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। चलो थर्ड केस देखते हैं। इसमें कह रहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 वर टू बी मिट बाय तुषार, ठीक है। मतलब तुषार उसको मिट कर रहा, मतलब कि बियर कर रहा अ पार्टनर, बट वर पेड बाय द फर्म। लेकिन पेड कौन कर रहा? फर्म कर रहा। तो अगर फर्म पेड कर रही है तो क्रेडिट में क्या जाएगा? टू बैंक अकाउंट। और तुषार उसको बोर्न कर रहा, तो फिर तुषार को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो थर्ड केस की एंट्री हो जाएगी तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 एंड 12,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, यानी जो एक्सपेंसेस है उसका बर्डन पार्टनर्स ले रहा है और पेमेंट कौन कर रही है? पार्टनरशिप फर्म कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद फोर्थ केस देखते हैं। इसमें देखो कह रहा कि सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000, यानी सुरेश एक पार्टनर है जिसको 10,000 रेमुनरेशन देना है एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और वो सारे खर्चों को मीट करेगा, और वही सारे खर्चों को मीट करेगा। तो वही जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था ना, ये वाला देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन वर्क करता है तो उसके बदले में अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी रेमुनरेशन देती है तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का नाम क्या है? सुरेश, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो देखो फोर्थ केस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 10,000 एंड 10,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू सुरेश, अभी सुरेश को पेमेंट नहीं हुआ है बल्कि ड्यू करना है, ठीक है। चलो इसके बाद फिफ्थ केस देखते हैं। देखो फिफ्थ केस में कह रहा कि वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹50,000, मतलब इस बार वीरू को 15,000 देना है एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और वो सारे खर्चे वही मीट कर रहा है, यानी कि पार्टनरशिप बियर कर रहा है। और फिर कह रहा एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है अमाउंटेड टू ₹20,000 विच वर पेड बाय द फर्म, ठीक है। यानी जो एक्चुअल खर्च हुआ है वो कौन पेमेंट कर रही है? उसका पेमेंट एक्चुअल खर्च जो हुआ वो 20,000 का हुआ है, और पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो इस बार हम क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्रेडिट में देखो टू बैंक हो जाएगा क्योंकि फर्म ने पेमेंट किया है, ठीक है, 20,000। अब रियलाइजेशन में कितना जाएगा? फर्म का खर्चा कितना था एक्चुअल में? तो वो 15,000 का था, यानी फर्म के ऊपर जो बर्डन आया है वो 15,000 का आया है। बाकी और लेकिन फर्म ने कितना पेमेंट किया है? 20,000, जबकि खर्चा फर्म का कितना हुआ था? 15,000। तो 5,000 रुपया हम क्या करेंगे? बीरू के कैपिटल से माइनस कर लेंगे, यानी कि बीरू के कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, बीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट। फिर से समझा रहा हूं, देखो रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका जो पेमेंट हुआ है, खर्चा तो एक्चुअल में हुआ है कितना? 15,000। जो फर्म का खर्चा हुआ है वो 15,000 हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट कितना किया एक्चुअल में? 20,000। तो टू बैंक हम 20,000 दिखाएंगे, लेकिन फर्म का जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ है? सिर्फ 15,000। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा फर्म ने पेमेंट किया है वो वरुण के कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको फिफ्थ केस भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद सिक्स्थ केस देखते हैं। देखो सिक्स्थ केस में कह रहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹15,000, यानी जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो 15,000 हुआ, वर पेड बाय द फर्म, जिसका पेमेंट कौन करेगी? फर्म करेगी। तो डुपैंग करके कितना हो जाएगा? 15,000। फिर कह रहा कि ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर, लेकिन इसमें से 10,000 कौन बोर्न कर रहा है? पार्टनर बोर्न करना, एंड द बैलेंस बाय द फर्म, और बाकी जो 5,000 है वो कौन कर रही है? फर्म कर रही है। तो उसने से हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ गया? 6, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म कितना बोर्न कर रही थी? 5,000। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कितना बोर्न कर रहा था? 10,000। और टू बैंक कितना हो जाएगा? 15,000। टू बैंक हो जाएगा कितना? 15,000। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जितना जो बोर्न है, जितना बियर जो है पार्टनरशिप फर्म कर रही है उसको रियलाइजेशन में डाल देंगे, और जितना पार्टनर्स बियर कर रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, है ना। और पेमेंट कितना हुआ है? 15,000, और पेमेंट कौन किया है? फर्म ने किया है, तो हम टू बैंक करके दिखाएंगे 15,000। अगर पेमेंट पार्टनर करता तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता, है ना। ओके, चलो लास्ट केस इसके बाद देखते हैं। लास्ट केस में कह रहा है कि गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 25,000, यानी गौरी को 25,000 देना है रेमुनरेशन का, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और वो सारा खर्चा मीट कर रही है। फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, लेकिन फर्म एक्सपेंस के नाम से कितना पेमेंट कर रही है? सिर्फ 5,000। तो 20,000 और हम पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। तो देखो टू बैंक में कितना जाएगा?
5,000, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कितना पेमेंट कर रही है 5,000, तो देखो टू बैंक के सामने कितना आएगा 5,000, बाकी जो 20,000 है वो किसको दे देंगे, गौरी को, ठीक है। तो टू गौरीज कैपिटल हो जाएगा 20,000, ठीक है। और ये पूरा खर्चा है किसका, किसका खर्चा है, पार्टनरशिप फर्म का, और वही बियर करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 25,000 से, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000, और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने सिर्फ 5,000 का ही पेमेंट किया है, तो 5,000 टू बैंक में हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग 20,000 है वो किसको दे दिया जाएगा, गौरी को, और गौरी के कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो इसमें कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट केस में कह रहा है कि यल a partner was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of rupees 10,000, यानी यल नाम का एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन जो वर्क है वो कर रहा है पूरा का पूरा, और पार्टनरशिप फर्म उसको क्या कर रही है, 10,000 का रेम्यूनरेशन दे रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, देखो सॉरी डिसोल्यूशन कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देना किसको है, रेम्यूनरेशन किसको देना है, यल को देना है, टू यल से कैपिटल अकाउंट, यानी यल के कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू यल, ठीक है। समझ में आ गया। आइए इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। देखो सेकंड केस में कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर यम। देखो डिसोल्यूशन का जो खर्चा है वो पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है, लेकिन पेड कौन कर रहा है, यम कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो सेकंड केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय यम, ठीक है। क्योंकि जो फर्म है वो बोर्न कर रही है, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं, और उसका जो पेमेंट है वो पार्टनर्स कर रहा है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 5,000। अब यहाँ ये नहीं बता रहा है कि कौन उसको बोर्न कर रहा है, इस खर्चे का बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, और पेमेंट कौन कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे, सब कुछ पार्टनरशिप फर्म कर रही है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो थर्ड केस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 एंड 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म आल्सो, ठीक है। चलो इसके बाद फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है कि पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 7,000। मतलब एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का वर्क कर रहा है और उसको 7,000 का रेम्यूनरेशन देना है। फिर कह रहा है पी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी इस बात के लिए एग्री कर रहा है कि जो डिसोल्यूशन का खर्चा है वो हम बियर करेंगे, है ना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फिर डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 4,000 वर पेड बाय पी। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ उससे यहाँ पे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ क्या देखना है कि बोर्न कौन उस खर्चे का बोर्न कौन कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बोर्न कौन कर रहा है, पी कर रहा है, तो पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। पी अ पार्टनर वाज डिसोल्यूशन वर्क ही वाज अलाउड रेम्यूनरेशन, हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पीएस कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट 7,000 एंड 7,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 4,000 का एक्चुअल में पेमेंट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है गाइस, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे कह रहा पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर्क। मतलब जो पी है वो डिसोल्यूशन का सारा वर्क देख रहा है, तो उसको पार्टनरशिप फर्म क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन। तो इस केस में हम किसको डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को। और कह रहा कि पी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और पी जो है वो क्या कर रहा है, इस बात के लिए सहमत होता है कि इस खर्चे को हम बियर करेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाय पी, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और पी के कैपिटल को बढ़ा देंगे क्योंकि उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट 7,000 एंड 7,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू पी, ठीक है। चलो इसके बाद फिफ्थ केस देखते हैं, सेम उसी तरीके से है। कह रहा कि अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 9,000, यानी 9,000 रुपए का खर्चा होना है, करना है, रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। और कह रहा है यन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यन एग्रीड कर रहा है कि सारा डिसोल्यूशन का जो खर्चा वो हम मीट करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्चुअल खर्चा वो 4,000 कौन पे कर रहा है, फर्म कर रही है।
तो क्रेडिट में जो हम टू बैंक करके दिखाएंगे कितना 4000, बाकी जो 5000 है वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी 6th केस की, देखो ध्यान से देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 9000, और टू बैंक अकाउंट कर देंगे जितना फर्म ने पेमेंट किया, फर्म ने कितना पेमेंट किया 4000, बाकी जो रिमेनिंग बचा 5000 वो यन को दे दिया जाएगा, तो टू यन से कैपिटल हो जाएगा 5000। ठीक है, तो आई होप आपको 5th केस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट देखते हैं 6th केस, और यहाँ पे कह रहा कि क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹18,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 18000, और कह रहा क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रेम्युनरेशन, और उसके बदले में जो क्यू है वो क्या कर रहा है, फर्म के पास एक स्टॉक है जिसकी वर्थ है, जिसकी कीमत है 18000, वो ले रहा है। ठीक है, और कह रहा द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और स्टॉक को हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो इस केस में देखो गाइस, जो एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है। ठीक है, और कितना 18000, तो देखो ये डेबिट क्रेडिट कट जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मतलब इंपैक्ट इसका 0 आ जाएगा, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस, देखो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि इसकी क्या नो एंट्री होगी। ठीक है, अब क्यों नो एंट्री होगी, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे कि इसकी नो एंट्री क्यों हो रही है। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई भी खर्चा जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किया जा रहा है और उसके बदले में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को पेमेंट करती है, तो अगर कुछ पेमेंट करते कैश में, ठीक है, तो टू बैंक करके दिखाते, लेकिन क्योंकि पार्टनर क्या कर रहा है, एक असेट ही ले रहा, और वो असेट ले रहा जिसको हमने पहले से ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर रखा था, तो इसकी अगर आप एंट्री भी करना चाहेंगे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका इंपैक्ट नील हो जाता है, तो इसीलिए हम कोई एंट्री इसकी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, आगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आई होप आज के इस वीडियो में आपको एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है, और डिफरेंट केसेस में कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस के जो खर्चे होते हैं उसको अगर वो बोर करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, पेड भी अगर वही करती है तो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अगर पार्टनर्स बियर करता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और पार्टनर्स ही पेमेंट करता है तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सारे केसेस आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपकी बनी रहती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप हमको कमेंट करें, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। जो भी सोल्यूशन होगा, मतलब कुल मिला के हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, आपकी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही हो मेरी वीडियो को देखने से, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज थैंक यू सो मच गाइस।